हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल TSK टेक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर। ठीक है, हम सबको पता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन वोल्टेजेस। ठीक है, और काफ़ी वाइड यूज़ है, नो डाउट इन इट। चलो सीधा सीधा हम लोग टॉपिक पे चले जाते हैं कि एग्जैक्टली कैसे होता है। पहले ओरिएंटेशन देख लेते हैं। दो वाइंडिंग्स होते हैं, एक LV वाइंडिंग बोलेंगे, एक HV वाइंडिंग बोलेंगे, या फिर सिंपली एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी वाइंडिंग बोलेंगे। ठीक है, और ये दोनों के दोनों वाइंडिंग सिंगल कोर के ऊपर माउंटेड रहते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो कोर पोर्शन है, ये जो दिख रहा है ये कोर है और ये आपके वाइंडिंग्स है दोनों। ठीक है, अब हम लोगों ने AC सप्लाई प्रोवाइड करके दे दिया। AC सप्लाई जैसे प्रोवाइड करके दे देते हैं तो कुछ फ्लक्सेस होंगे, और ये जो फ्लक्सेस है ये मूव करेंगे आपके कोर में, क्योंकि ये आपने अच्छा मैग्नेटिक कोर प्रोवाइड करके दिया है, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक अप होंगे और आपको यहाँ पर कुछ वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, ये एक ओवरऑल मतलब कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन ये जो काम करता है ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। चलो देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग सीधा बिट्स पे चले जाएंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, अब देखो ये जो वाइंडिंग का ओरिएंटेशन है और ये जो वाइंडिंग का ओरिएंटेशन है, ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पर थंब रूल अप्लाई कर लेता हूँ तो मेरा फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे रहेगा, और यहाँ पर भी मैं अगर थंब रूल अप्लाई कर लेता हूँ तो मेरा फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे रहेगा। इसका मतलब सेकेंडरी साइड के जो फ्लक्सेस है वो प्राइमरी साइड के फ्लक्सेस को क्या करेंगे, आपके कैंसल आउट करेंगे, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्लक्सेस बचेंगे, वो रहेंगे नो लोड फ्लक्सेस। ठीक है, हम लोग डिटेल में जाएंगे, लेकिन एक आपको ओवरव्यू आना चाहिए कि एग्जैक्टली ट्रांसफार्मर को कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस क्यों बोलते हैं। तो रीज़न ये है कि आपके प्राइमरी का जो करंट का कंजम्पशन है और आपको जो सेकेंडरी का करंट का कंजम्पशन है, दोनों कुछ फ्लक्सेस प्रोड्यूस करते हैं और दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं, और बचता कौन है तो सिर्फ रिजल्टेंट आपका जो एक छोटा सा नो लोड फ्लक्स है। मतलब मान लो कि अगर सेकेंडरी साइड में मैंने फ्लक्स क्रिएट ही नहीं किया, तब भी ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ फ्लक्स रहेंगे ना। मतलब सेकेंडरी साइड में कुछ लोड अप्लाई नहीं किया, फिर भी ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ ना कुछ फ्लक्स रहेगा टू प्रोड्यूस दिस वोल्टेज। ठीक है, तो वो जो फ्लक्स रहता है वही कांस्टेंट फ्लक्स रहता है, वो हमेशा प्रेजेंट रहेगा, अगर ट्रांसफार्मर पे लोड है नहीं है तो भी। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टैटिक डिवाइस होता है, और ट्रांसफार्मर का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कांस्टेंट। अगर मान लो कि आपने इनपुट प्रोवाइड करके दिया 50 हर्ट्ज साइकिल का, तो आपका आउटपुट भी 50 हर्ट्ज साइकिल का ही आउटपुट आएगा। ठीक है, सो ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। और ट्रांसफार्मर देखो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन द टू वाइंडिंग्स एक्सेप्ट मैग्नेटिकल कनेक्शन, या फिर मैग्नेटिकल कपलिंग बोलो। ठीक है, ये दो जो वाइंडिंग्स हैं ये मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं, और ये अपोज करने के लिए कपल्ड है। ठीक है, यहाँ के फ्लक्सेस अपोज करने के लिए कपल्ड होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, इसलिए मैंने बोला कि ये फ्लक्सेस अपोज कर आपको सिर्फ एक छोटे से कांस्टेंट फ्लक्सेस प्रोड्यूस करके दे देता है, और इसीलिए ट्रांसफार्मर को कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस बोलते हैं। और एक बात है, ट्रांसफार्मर एक फेज शिफ्टिंग डिवाइस होता है। ट्रांसफार्मर के इनपुट साइड में एक्चुअली ये ऐसा नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर इनपुट में अगर मैं ये वेव अप्लाई करके देता हूँ तो मुझे आउटपुट में ऐसे टाइप का वेव मिलता है। ठीक है, ये काफ़ी कम लोगों को पता होता है, और ये होता है बिट 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। अब देख लेते हैं कि कैसे होता है। देखो, जैसे आपने यहाँ पर सप्लाई दे दिया, सप्लाई देने के बाद इंड्यूस EMF है यहाँ पर, लेकिन ये क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है, इसके फ्लक्सेस रहेंगे, अगेन यहाँ पर एक माइनस होगा, ये माइनस और माइनस, मतलब -90 कितना हो गया, 180। आई होप क्लियर है। ठीक है, और ये किसके वजह से है, तो हमारे लेंस लॉ की वजह से। हमको पता है कि यहाँ के रिलेटिव फ्लक्सेस किसको अपोज करेंगे, सॉरी यहाँ के जो EMF वो किसको अपोज करेगा, रिलेटिव फ्लक्स को। ये जो रिलेटिव फ्लक्स है ये किसको अपोज करेगा, EMF इंड्यूस को। EMF इंड्यूस किसको अपोज करेगा, आपके सप्लाई को। ये चैन है, और ये इसीलिए ट्रांसफार्मर को नेगेटिव फीडबैक डिवाइस भी बोलते हैं। द रीज़न इज़ फेज शिफ्ट भी करके देता है और वो लेंस लॉ को फॉलो करता है। ये एक बिट आ जाता है। ठीक है, देखो कितने सारे हम लोगों ने बिट्स कवर किए। स्टैटिक है, फ्रीक्वेंसी स्टैटिक डिवाइस है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, मैग्नेटिकली कपल्ड, याद रखना अच्छे से। ठीक है, फेज शिफ्टिंग डिवाइस, फेज शिफ्ट कितना है तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। भले फिर आपका कोई भी वोल्टेज हो, अगर आप 1:1 भी ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं तब भी आपका फेज शिफ्ट कितना रहेगा, 180 डिग्री का रहेगा। ठीक है, और नेगेटिव फीडबैक इसलिए बोला है क्योंकि वो लेंस लॉ को फॉलो करता है, और उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये सारे बिट्स आपको याद रखने पड़ेंगे
विथ रिस्पेक्ट टू योर ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर के अंदर दो टाइप के कोर आते हैं, एक आता है शेल टाइप, दूसरा आता है कोर टाइप। ठीक है, कोर टाइप और शेल टाइप का एग्जैक्ट पूरा कंपैरिजन पढ़ लेते हैं कि क्या होता है और कैसे होता है। कोर टाइप एंड शेल टाइप। ठीक है, वाइंडिंग एनक्लोजेस द कोर और कोर एनक्लोजेस द वाइंडिंग। इन दोनों का बेसिक डेफिनेशन है कि यहाँ पर क्या है, कोर जो है वो एनक्लोज कर देता है वाइंडिंग को, और यहाँ पर क्या है कि वाइंडिंग कोर को एनक्लोज करता है। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशंस हो गए कोर के और शेल के, लेकिन इनका कंपैरिजन बहुत सारे बिट्स में आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, बिट्स पर फोकस करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि योग का मतलब क्या होता है, लिम्ब मतलब क्या है। यहाँ पर देखो 3 लिम्ब है, इसका मतलब ये जो वर्टिकल पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं लिम्ब्स। ये बिट आ जाते हैं कि शेल टाइप में कितने नंबर ऑफ लिम्ब्स होते हैं और कितने योग होते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये है आपकी योग। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आता क्योंकि यहाँ पर दोनों दो दो है। ठीक है, सो यहाँ पर 2 लिम्ब है और 2 योग है, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर आपके 3 नंबर ऑफ लिम्ब्स हैं और 2 योग्स हैं। ठीक है, ये एक बिट हो गया आपका, फर्स्ट डेफिनेशन हो गया। अब तीसरा देखते हैं हम लोग, वाइंडिंग इज़ लेस प्रोटेक्टेड। ऑब्वियसली कि ये जो वाइंडिंग ये एक्सपोज्ड है, बाहर है, और ये जो है ये एनक्लोज्ड है ना बाई कोर, इसीलिए यहाँ पर मैकेनिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर पूछा जाता है कि मैकेनिकल स्टेबिलिटी बिटवीन कोर टाइप एंड शेल टाइप किसका ज़्यादा है, तो आपका आंसर हमेशा शेल टाइप होना चाहिए। वाइंडिंग इज़ मोर प्रोटेक्टेड। ठीक है, अब देखते हैं कि लीकेज फ्लक्स क्या होता है। एक्चुअली लीकेज फ्लक्स यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखो क्या है कि यहाँ पर मैंने जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस कर दिया, तो यहाँ से निकले हुए जो फ्लक्सेस है, जितने अमाउंट ऑफ फ्लक्सेस दूसरे वाइंडिंग के साथ लिंकअप हो रहे हैं, वो फ्लक्सेस यूज़फुल फ्लक्स होते हैं। और कुछ फ्लक्स अगर अपना पाथ एयर में कंप्लीट कर लेते हैं, ये जो फ्लक्सेस है इनको हम लोग बोलेंगे यूजलेस फ्लक्स, या फिर आप बोलो लीकेज फ्लक्स। ठीक है, आई होप क्लियर है। यही डेफिनेशन आपको लीकेज फ्लक्स का बिट्स में भी मिलेगा, बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं लीकेज फ्लक्स के ऊपर। इफ द फ्लक्स इज लिंकिंग विद ओनली सिंगल वाइंडिंग देन इट इज नोन एज लीकेज फ्लक्स। इफ द फ्लक्स इज लिंकिंग विद सेल्फ एज वेल एज अदर वाइंडिंग, वहाँ पर 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो वो यूज़फुल फ्लक्स है। ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये क्यों होता है, जब अगर मान लेते हैं कि कोर का परमेबिलिटी उतना बढ़िया नहीं है, तो फ्लक्स क्या कर लेता है, लोएस्ट रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करने के चक्कर में अपना जो पाथ है वो एयर में ही कंप्लीट कर लेता है, और ये जो फ्लक्स है ये कुछ काम ही नहीं किया ना उन्होंने, बस सेल्फ इंड्यूस हो गए और वहीं पे ड्रॉप हो गया, इसीलिए वो लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। अब देखो क्या है, ये जो शेल टाइप का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एलवी वाइंडिंग और एचवी वाइंडिंग दोनों के दोनों एक ही लिम्ब के ऊपर प्लेस्ड होते हैं, इसीलिए उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, तो लीकेज फ्लक्स प्रोड्यूस होने का चांस बहुत कम होता है। वेराज यहाँ पर क्या है कि फ्लक्सेस को यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल करना पड़ता है, सो ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ पर कवर हो गया, इसीलिए यहाँ पर लेस लीकेज फ्लक्सेस बोलते हैं और यहाँ पर मोर लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, अब देख लेना, लीकेज फ्लक्स का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने गैदर करना चाहिए। ये होता है सीरीज़ मैग्नेटिक सर्किट। फ्लक्सेस कैसे हैं आपके सीरीज़, ये होता है आपका पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। जैसे आपका फ्लक्स यहाँ से निकला और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ फ्लक्स यहाँ पे जाएगा, कुछ फ्लक्स यहाँ पे जाएगा। ठीक है, सो 3 पैरेलल है, 2 रिलक्टेंसेस बोलेंगे हम लोग, ये पाथ वाला एडअप हो जाता है। ठीक है, आई होप क्लियर है कि ये सीरीज़ क्यों है, ये पैरेलल क्यों है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कॉपर क्यों ज़्यादा लगता है और यहाँ पर लेस कॉपर क्यों लगता है। ठीक है, देखो एक ही यहाँ पर आपको यूज़ कर लेना, और यहाँ पर हम लोग एक स्पेशल टाइप का वाइंडिंग यूज़ करते हैं, वो है सैंडविच वाइंडिंग। वेराज यहाँ पर हम लोग इंटरलीव्ड वाइंडिंग यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी आपको ऐसा नहीं रहेगा कि एचवी वाइंडिंग पूरा यही रहेगा, एलवी वाइंडिंग पूरा यही रहेगा, नहीं। यहाँ पे क्या करते हैं, लीकेज फ्लक्स का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए बोलकर हम लोग इंटरलीव वाइंडिंग, मतलब यहाँ पर एचवी का थोड़ा पोर्शन, एलवी का थोड़ा पोर्शन, फिर यहाँ पर एचवी का थोड़ा पोर्शन, एलवी का थोड़ा पोर्शन, लेकिन इस चक्कर में क्या हो जाता है, आपका कॉपर थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, इसीलिए यहाँ पर मोर कॉपर लगता है, और यहाँ पर क्या होता है आपका लेस कॉपर, मतलब आपका वाइंडिंग रिक्वायरमेंट यहाँ पर कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको लेंथ पर टर्न कम हो गया, इसीलिए यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि लेस कॉपर रिक्वायर्ड है। यहाँ पर इंसुलेशन ज़्यादा लगता है, रीज़न ये है, देखो बहुत ही अच्छा रीज़न है, एलवी वाइंडिंग एचवी वाइंडिंग एक ही लिम्ब पर है,
तो आपको ऑब्वियसली है कि LV और HV के बीच में बहुत ज़्यादा इंसुलेशन पुटअप करना पड़ेगा, तभी जाके आप आइसोलेट कर पाओगे। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है आपका जो ट्रांसफार्मर क्या है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड डिवाइस है, इसीलिए यहाँ पर मोर इंसुलेशंस है। और एक चीज़ इसी बिट के ऊपर क्लियर हो जाता है। देखो यहाँ पर लो वोल्टेजेस के लिए प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है, वेयर एज यहाँ पर हाई वोल्टेजेस के लिए प्रेफरेंस दिया जाता है। इट्स कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पर इंसुलेशन बहुत ज़्यादा लग जाएगा अगर मैंने हाई वोल्टेज के लिए यूज़ किया, इसीलिए यहाँ पर हम लोग इसको लो वोल्टेज के लिए प्रेफर करते हैं और लार्ज KVA रेटिंग्स के लिए यूज़ कर लेते हैं। मुझे पता है करंट कॉपर कम लगने वाला है मुझे, इसीलिए। और यहाँ पर हम लोग स्मॉल KVA रेटिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कॉपर कैसे यहाँ पर ज़्यादा है। जस्ट कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये दोनों चीज़ें लिखे हैं आपने। तो ये 2 बिट आते हैं। सिंपली पूछा जाता है कि शेल टाइप ट्रांसफार्मर है आपका, कहाँ पर प्रेफर करोगे आप? आपका आंसर आना चाहिए लो वोल्टेज जहाँ पर है और लार्ज KVA रेटिंग वहाँ पर है, तो मैं वहाँ पर शेल टाइप को प्रेफर करूँगा, ठीक है। आई होप क्लियर है। और एक चीज़ इसमें सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट बिट है, आपका जो शेल टाइप है वहाँ पर वर्टिकल टाइप में वाइंडिंग आएंगे, और ये जो आपका कोर टाइप है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टाइप में वाइंडिंग्स आएंगे। ये आपके कंस्ट्रक्शनल फीचर्स के ऊपर से ही आपको समझ में आ जाता है कि ऐसे टाइप का वाइंडिंग क्यों है यहाँ पर। आई होप क्लियर है। कोर टाइप, शेल टाइप, इसमें से एक बिट तो आना ही आना है अगर ट्रांसफार्मर में पूछना है तो, ठीक है। लेट्स सी क्रूसीफॉर्म कोर। अब देखो ट्रांसफार्मर में 3 ही चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है, एक कंडक्टर था, एक कोर था, ठीक है, वाइंडिंग, एक कोर, उसमें से आपने कोर कवर कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कोर का एग्जैक्ट क्रॉस सेक्शन कैसा होना चाहिए। एक्चुअली कोर जो है, जो दिख रहा है आपको, ये जो कोर दिख रहे हैं दोनों, ये मतलब स्टैम्प किए जाते हैं, मतलब कट करते हैं। जैसे कि मान लो एक ब्रेड का पूरा स्लाइस है, उसको मैंने कट कर दिया और बीच में इंसुलेशंस पुटअप कर दिए। हम लोग ये पढ़ेंगे कि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, स्टैम्पिंग्स प्रोवाइड करते हैं ओवर द कोर। और साथ में हम लोग क्या करते हैं, ये जो कोर आपने यहाँ पे दिखा ना, ये स्क्वायर कोर देखा आपने, लेकिन वैसा नहीं होता, ये क्रूसीफॉर्म्ड होता है, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स बनते हैं ओवर द सर्कल। ये मैंने टॉप व्यू दिखाया आपको कोर का, क्रॉस सेक्शनल टॉप व्यू है इसका। ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स बनाते हैं हम लोग। इससे क्या हो जाता है, आपका जो कॉपर रिक्वायरमेंट है, अब मैं इसको कॉपर वाउंड करना स्टार्ट कर देता हूँ। अगर मान लो स्क्वायर है, तो इसका जो कॉपर का वाइंडिंग जो है वो उतने अच्छे तरीके से फिट भी नहीं होता, और इसके ऊपर रेडियल फोर्सेस, एक्सियल फोर्सेस आने के चांसेस होते हैं। लेकिन क्रूसीफॉर्म कोर अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो क्या है कि स्मूथली आपका वाइंडिंग, आप उसको वाउंड कर सकते हो आराम से। और यहाँ पर बेनिफिट्स देखते हैं क्या, आपका जो डायमीटर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है कंपेयर किया आप लोगों ने यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपका कॉपर है, कॉपर का रिक्वायरमेंट भी कम हो गया क्योंकि लेंथ पर टर्न कम हो गया, ठीक है। इंसुलेशन रिक्वायर्ड भी कम हो जाएगा आपका ऑब्वियसली। अब आता है साइज़ भी कम हो गया, आपका डायमीटर ही छोटा हो गया ना पहले से, सो यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या हो गया, आपका बढ़ गया। सो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आपका जो कोर है वो क्रूसीफॉर्म्ड कोर होता है, ठीक है। आई होप क्लियर है। छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, लेकिन अगर हम लोग ये स्टेप्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, छोटे छोटे अगर कर लेते हैं, तब मोर स्मूथनेस के लिए, मोर बेनिफिट्स के लिए, तो आपका कॉस्ट बढ़ते जाता है, क्योंकि फाइननेस, काम करने के लिए जो फाइननेस चाहिए उसका कॉस्टिंग बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, एक ही चीज़ बचा आपका वाइंडिंग, ठीक है। वाइंडिंग मतलब ही उसके अंदर कंडक्टर रहेगा। ये जो कंडक्टर है, ये ऐसे टाइप का कंडक्टर नहीं, छोटे छोटे स्टैंडर्ड कंडक्टर्स रहते हैं। बिट आता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग जो होता है उसका कंडक्टर कैसा होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए स्टैंडर्ड कंडक्टर्स का यूसेज होता है, ठीक है। 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, AC के लिए यूज़ है यहाँ पर, इसीलिए स्ट्रे लोड लॉसेस ज़्यादा होते हैं, और स्किन इफेक्ट भी हम लोग कवर कर लेते हैं स्टैंडर्ड होने की वजह से, ठीक है। आई होप क्लियर है। और एक बिट आ जाता है इसमें कि पावर ट्रांसफार्मर है तो हम लोग कॉपर को प्रेफर करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है तो हम लोग एल्यूमिनियम को प्रेफर करते हैं फॉर मेकिंग अप वाइंडिंग, ठीक है। अब ऐसा क्यों, ये बाहर होते हैं यूजुअली, ठीक है, एल्यूमिनियम है ना, प्रेफर करते हैं। यूजुअली कॉपर है, हाई कॉस्ट है, इसीलिए प्रेफर करते हैं। आई होप क्लियर है। ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड ऑपरेशन पढ़ लेते हैं, चलो ठीक है। ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड का मतलब है आपने सेकेंडरी साइड में कुछ भी लोड अप्लाई नहीं किया और प्राइमरी साइड से अपना ट्रांसफार्मर को चार्ज कर दिया। जैसे आपने ट्रांसफार्मर को चार्ज कर दिया है तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो करंट रहेगी ये सिर्फ और सिर्फ नो लोड के लॉसेस को सप्लाई करने के लिए करंट फ्लो होगा, ठीक है।
चलो देख लेते हैं। फिर यहाँ पे करंट फ्लो हो गया। करंट का काम क्या है, यहाँ पर I2R लॉसेस यहाँ पर करंट के फ्लो होने की वजह से हो जाएंगे, लेकिन ये कौन से रहेंगे, I0 भी नहीं रहेगा पूरा, तो IW2 रहेगा। हम लोग देखते हैं IW2 क्या होता है क्या नहीं। और कुछ अमाउंट ऑफ जो करंट है वो क्या रहेगा, टू क्रिएट द फ्लक्सेस। इसका मतलब यहाँ पर करंट के दो काम है, एक है फ्लक्सेस को क्रिएट करना और दूसरा है कॉपर लॉसेस को प्रोवाइड करके देना या फिर सप्लाई करके देना, ठीक है। तो एक हो गया आपका वैटफुल कंपोनेंट, दूसरा हो गया आपका वैटलेस कंपोनेंट। एक काम कर लेते हैं हम लोग, इसका फेजर डायग्राम बना लेते हैं। चलो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, आपका वोल्टेज जो है यहाँ पर बना लिया मैंने, V1 अप्लाई कर दिया, ठीक है। मुझे पता है कि V1 का एग्जैक्टली अपोजिट क्या रहता है, E1 रहता है, तो मैंने E1 को भी अब ड्रॉ कर लिया। और मुझे ये भी पता है कि मुझे E1 और E2 क्या रहेंगे, मेरे इन फेज रहेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड डिफर हो सकते हैं, E1 बड़ा हो सकता है, E2 बड़ा हो सकता है, क्योंकि क्या है वो इन फेज क्वान्टिटीज़ है, एक दूसरे के फ्लक्सेस उनको अपोज करते हैं ऑलरेडी, इसीलिए मैंने उनको इन फेज बना दिया है, ठीक है। अब क्या है, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा, ये जो आपका I0 है ये दो कंपोनेंट्स बना रहा है, एक है आपका रेजिस्टिव कंपोनेंट, दूसरा है आपका इंडक्टिव कंपोनेंट। रेजिस्टिव कंपोनेंट मतलब R0 ले लेते हैं और इंडक्टिव कंपोनेंट मतलब X0 ले। यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, उसको मान लेते हैं IW, और यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, उसको मान लेते हैं IμU। ये जो IW का काम है यहाँ पर इन रेजिस्टिव कंपोनेंट को सर्व करने का काम है, वेरएज यहाँ पर IμU का काम है यहाँ पर फ्लक्सेस क्रिएट करके देना, नो लोड फ्लक्सेस क्रिएट करके देना आपके ट्रांसफार्मर को, ठीक है। तो ये आपका IμU का काम है। अब मुझे हमेशा पता है कि ये जो रिएक्टिव कंपोनेंट होता है इसका मतलब इंडक्टेंस, प्योर इंडक्टेंस का वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन कितना होता है, 90 डिग्री का फेज लैग होता है। तो मान लेते हैं मैंने यहाँ ऑलरेडी यहाँ पर वोल्टेज ले लिया, तो मुझे ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे IμU लेना पड़ेगा। रीज़न क्या है, मुझे 90 डिग्री का फेज लैग दिखाना है दोनों के बीच में, और मुझे पता है रेजिस्टेंस और वोल्टेज कैसे रहते हैं, रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट कैसे रहते हैं, इन फेज रहते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर IW कंपोनेंट दिखा दिया, ठीक है। अब इन दोनों का एक रिजल्टेंट बना लेते हैं। रिजल्टेंट मतलब ही आपका क्या रहेगा, I0 रहेगा। अब देखो I0 का वैल्यू क्या निकलेंगे हम लोग, IW का स्क्वायर प्लस IμU का स्क्वायर, और ये है आपका फेज एंगल फाई नहीं बोलूँगा मैं, φ0 बोलूँगा, ठीक है। सिंपली नो लोड वोल्टेज और करंट के बीच में का जो एंगल है φ0, और यही होता है आपका नो लोड पावर फैक्टर भी, cos ऑफ φ0, ठीक है। और इसका वैल्यू होता है 0.2 से लेकर 0.3 के बीच में, बहुत ही कम होता है पावर फैक्टर एट नो लोड ऑफ द ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब देखते हैं, अब लोगों ने वैटफुल कंपोनेंट देख लिया, ये होता है वैटफुल कंपोनेंट, ठीक है, और ये होता है वैटलेस कंपोनेंट। दोनों की दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखते हैं कि EMF पर टर्न ऑफ सेकेंडरी और EMF पर टर्न ऑन प्राइमरी। एक्चुअली प्राइमरी साइड हो सेकेंडरी साइड हो, एक टर्न के अंदर उतना ही EMF इंड्यूस होता है, ठीक है। बस अब बोलते हो कि हाई वोल्टेज है, मतलब स्टेप अप है, तो मतलब क्या है कि यहाँ पर टर्न्स ज़्यादा है और कुछ नहीं, ठीक है। अब देख लेते हैं, अगर मैं E2/E1 लिख लेता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, N2/N1, मतलब ये यहाँ पर भी दिखता है E2/N2 E1/N1, EMF पर टर्न विल बी इक्वल टू सेम, और इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। आपको ये बिट याद रखना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और ये इसी के बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बस यहाँ पर क्या है, I1/I2 इज इक्वल टू क्या आता है, मतलब करंट ही उल्टा रहता है, बाकी सारे 2/1 मतलब ही ट्रांसफॉर्मेशन रहता है। बस करंट का ही क्या रहेगा, I1/I2 रहता है, ठीक है। आई होप क्लियर है ये सारी चीज़ें। देखो यहाँ पर वैटफुल कंपोनेंट, वैटलेस कंपोनेंट, फेज एंगल, सारी चीज़ें हो गई। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, साइन ऑफ φ0 लिखते हैं। साइन ऑफ φ0 का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट साइड कौन है आपका, अपोजिट साइड कौन है आपका, IμU, और आपका हाइपोटेनस कितना है, एडजेसेंट नहीं सॉरी हाइपोटेनस, ठीक है। सो आपका जो I0 का IμU का वैल्यू है वो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, I0 साइन ऑफ φ0। देखो मैं इस सब के लिए ये एक ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो IW के लिए इसी तरीके से मैं क्या लिखूँगा, I0 cos ऑफ φ0। बस आपको ये चीज़ दिमाग में रख लेना है। अगर हम लोग इन दोनों को लिख लेते हैं तो I0 इज इक्वल टू √of IμU का स्क्वायर प्लस IW का स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 1। तो ये आपका वैल्यू है, यही बिट्स है, सारी चीज़ें आपको सॉल्व करने हैंगे, ठीक है।
आई होप क्लियर है सबके लिए। और इन दोनों कंपोनेंट्स को हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट में पैरेलल में डिनोट करते हैं। रीज़न ये है कि ये नो लोड कंपोनेंट है ना, अगर मैं लोड में इसको सीरीज़ में डालता हूँ तो लोड करंट भी फ्लो होगा, तो ये बहुत ज़्यादा दिखेगा और ये अप्रोप्रिएट भी नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग इन दोनों को पैरेलल में पुटअप कर देते हैं, ठीक है, ताकि मुझे सिर्फ और सिर्फ नो लोड ही दिखे। और हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ट्रांसफार्मर क्या है, आपका कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है, ठीक है। आपके सेकेंडरी के फ्लक्सेस प्राइमरी के फ्लक्सेस को पूरी तरीके से अपोज कर सिर्फ और सिर्फ नो लोड फ्लक्सेस ही बचते हैं। आपका फुल लोड हो, नो लोड हो, कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन में ट्रांसफार्मर हो, अंदर सिर्फ और सिर्फ नो लोड फ्लक्सेस ही फ्लो होंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर ऑन लोड, ठीक है। हम लोगों ने नो लोड पढ़ लिया, नो लोड के कंपोनेंट्स भी हम लोगों को पता है, R0 X0 नो लोड के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। सिंपली क्या कर दिया आपने, लोड अप्लाई कर लिया। मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली लैगिंग लोड के लिए हम लोग यहाँ पर जो कुछ भी एनालिसिस है पूरा लैगिंग लोड का करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। आपने क्या कर दिया, ट्रांसफार्मर को AC सप्लाई दे दिया। यहाँ पर आपका अब आपका करंट कितना फ्लो होगा, I1 फ्लो होगा। इसी के अंदर क्या रहेगा, I1 डैश भी रहेगा प्लस I0 भी रहेगा। मतलब ये देखो यहाँ पर आप लोगों ने I1 दिखा दिया है, ये है आपका I1 डैश जो आपके वाइंडिंग कॉपर लॉसेस एट प्राइमरी साइड, फुल लोड कॉपर लॉसेस बोलेंगे हम लोग, वो सप्लाई करेगा। और ये जो आपका I0 है ये सिर्फ और सिर्फ नो लोड कंपोनेंट ही आपको सप्लाई करके देगा। ये जो ड्राइंग दिख रहा है आपको, ये है आपका इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। ये है आपका प्राइमरी साइड, ये है आपका सेकेंडरी साइड, ठीक है। सिंपली प्राइमरी साइड में ही हम लोगों ने नो लोड कंपोनेंट्स को प्रेफर करके दिखा दिया है। R1 X1 क्या है, आपका R1 जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग है, X1 जो है वो सिंपली लीकेज इंडक्टेंस है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिट है, लीकेज इंडक्टेंस, ठीक है। लीकेज इंडक्टेंस मतलब लीकेज फ्लक्सेस के वजह से जो कुछ भी EMF इंड्यूस हो जाता है और कुछ लॉस होता है, उसको डिनोट करने के लिए ये X1 होते हैं। इवन यहाँ पर भाई X2 उसके खुद के फ्लक्सेस, अगर वो खुद ही के साथ लिंकअप करेगा तो वो काम नहीं कर रहा ना, यूजलेस है वो, इसीलिए हम लोग उसको X2 बोलेंगे, ठीक है। रिएक्टेंस का मतलब जहाँ पर भी आपको रिएक्टेंस दिखता है ट्रांसफार्मर सर्किट में, वो सिंपली आपके लीकेज फ्लक्सेस होते हैं। और ये जो रिएक्टेंस है ये जो फ्लक्सेस को क्रिएट करने के लिए जो एनर्जी लग रहा है, जितना डिसिपेट हो रहा है, वो डिनोट करके दे देता है आपको, ठीक है। चलो ये प्राइमरी साइड हो गया, सेकेंडरी साइड का R2 हो गया, X2 पता चल गया आपको। ZL का मतलब है आपका लोड सिंपली, ठीक है। अब ये होता है आपका इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। जितना आपके ट्रांसफार्मर में दिख रहा है उतना आपने इस यहाँ पर दिखा दिया। और ये है मैग्नेटिक कपलिंग बिटवीन द टू वाइंडिंग्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा सर्किट है ये, इसको हम लोग इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं, तो वो बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी साइड, ठीक है। इसको कैसे शिफ्ट करते हैं क्या है वो भी देख लेंगे। उसके पहले हम लोग इसका ओवरऑल एक फेजर डायग्राम ऑन लोड कंडीशन में देख लेते हैं। चलो ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने नो लोड का कर लिया है, इसीलिए एक छोटा सा आइडिया है मुझे कि क्या करना होता है क्या नहीं। आपके फ्लक्सेस बन गए, ठीक है। आपका यहाँ पर इंड्यूस EMF बन गया, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका इंड्यूस EMF बन गया। हम लोगों को पता है E1 एंड E2 आर अपोजिट, ठीक है। अब मुझे ये भी पता है कि यहाँ पर कितना होता है I म्यू, ठीक है। ये भी पता है मुझे यहाँ पर कितना होता है IW। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें नो लोड कंपोनेंट नो लोड ट्रांसफार्मर और नो लोड पे कवर कर लिया है, ठीक है। ये है आपका I0। अब मुझे बताना लैगिंग पावर फैक्टर है, इसीलिए मेरा जो करंट है वो भी कैसा रहेगा, लैगिंग ही रहेगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये है आपका I1, ठीक है, I1। लेकिन हमारा मेन कंपोनेंट कौन है, आपका मेन कंपोनेंट I1 डैश है, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो, ये हो गया आपका I1 डैश। आई होप क्लियर है। सॉरी, ये I1 डैश है और ये आपका I है, ओके, सॉरी, ठीक है। द रीज़न इज I1 शुड कंट्रीब्यूट आपका I0 एंड I1 डैश, दोनों का कंट्रीब्यूशन आपका I1 आना चाहिए, ठीक है। अगर मुझे पूछा जाता है कि मेरा फेज एंगल कितना है, तो ये आपका ∅1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपने इंड्यूस EMF ही दिखाया है। एक्चुअली इंड्यूस EMF के साथ यहाँ पर आपका रेजिस्टिव कंपोनेंट भी ऐड अप हो गया, और यहाँ पर आपका इंडक्टिव कंपोनेंट को भी आपको स्पेस देना पड़ेगा, तब जाके आपका V1 बनेगा। ठीक से नहीं ड्रॉ किया मैंने, एक बार लेट मी ड्रॉ इट। ये हो गया आपका V1 और ये है आपका X1, ठीक है। तो वेरी सेम वे आपको E2 पर भी वैसा ही करना पड़ेगा।
ऑलरेडी मैंने बोला है ये 90 डिग्री होता है, हमने बेसिक्स में पढ़ लिया है कि आपका जो इंडक्टिव कंपोनेंट है वो आपके रेजिस्टिव कंपोनेंट के एग्जैक्टली 90 डिग्री में होता है। सो ये हो गया आपका Jx2, इसको बोलेंगे Jx1 और ये है आपका V2, ठीक है। अब मैंने ये भी पढ़ा है कि मेरा जो प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट वो दोनों एग्जैक्ट फेज अपोजिशन में होते हैं, तो ये हो गया आपका I2। आई होप क्लियर है। और अब इसको बोल सकते हैं आप phi2 और इसको बोल सकते हैं आप phi1। यह है आपका ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, जिसमें आपने लगभग सारे कंपोनेंट्स I0, I1, I1 डैश, I2 भी हो गया आपका, V2 हो गया, E2 भी हो गया, सारे कंपोनेंट्स लगभग कवर हो गए। ये E1 नहीं होना चाहिए, -E1 होना चाहिए, दिमाग में रख लेना, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर होता है E1, ओके, आई एम सॉरी, ठीक है। आई होप क्लियर है। और एक बात है, अगर मुझे पूछा जाता है कि लीकेज इंड्यूस ईएमएफ कैसे होते हैं, तो आपको ये लीकेज इंड्यूस ईएमएफ्स दिखाने होते हैं। दोज आर एग्जैक्टली फेज 90 डिग्री विथ योर मेन करंट्स, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री, सॉरी, आई होप क्लियर है, ठीक है। ये है आपका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट ट्रांसफार्मर ऑन लोड का फेजर डायग्राम। अब हम लोग देख लेते हैं कि मुझे अगर पूरा रेफर टू प्राइमरी साइड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। सिंपली आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, अगर रेजिस्टेंस है तो आपको क्या करना है, R2 डैश इज इक्वल टू R2/K² कर लेना है, ठीक है। अगर इंडक्टेंस है तो भी आपको सेम करना है, X2 डैश इज इक्वल टू X2/K² कर लेना है। और अगर वोल्टेज है तो आपको सिंपली आपका फॉर्मूला यूज़ करना है, V2 डैश इज इक्वल टू V2/K, ठीक है। अगेन करंट के लिए थोड़ा सा उल्टा है, K इंटू आता है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, हम लोग वहाँ पर भी अगर रेशियो ले लेते हैं तो आपको यही मिलता है, ठीक है। सो रेफर टू प्राइमरी साइड करना है तो आपको ये सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। आपका R1 वैसे के वैसे रहेगा, बस चेंजेस कहाँ होने वाले, R2 डैश, X2 डैश एंड ZL डैश, I डैश और V2 डैश, ये है आपका I2 डैश। आई होप क्लियर है आपको, अलॉन्ग विथ फेजर डायग्राम एंड इक्विवेलेंट सर्किट। अब हम लोग देखेंगे लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, कॉपर लॉसेस देखेंगे, हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस, ये सारे चीज़ें डिस्कस करते हैं। अब पढ़ते हैं लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, ठीक है। दो टाइप के लॉसेस आएंगे, एक आता है कॉपर लॉसेस, दूसरा आता है आयरन लॉसेस, ठीक है। आयरन लॉसेस का मतलब नो लोड लॉसेस, कांस्टेंट लॉसेस। कॉपर लॉसेस का मतलब ऑन लोड लॉसेस एंड वेरिएबल लॉसेस। ये होते हैं कांस्टेंट लॉस, ये होते हैं वेरिएबल लॉस, आपको दिमाग में रख लेना है। रीज़न ये है, दीज आर डिपेंडेंट ऑन लोड करंट, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ लोड करंट, ठीक है। और भी कुछ लॉसेस होते हैं एक्सेप्ट फ्रिक्शनल लॉसेस, ठीक है। स्ट्रे करंट के लॉसेस होते हैं, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक लॉसेस भी ट्रांसफार्मर में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इंसुलेशंस यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। बस एक चीज़ याद रखो कि ट्रांसफार्मर में फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग कॉपर लॉसेस है। कॉपर लॉसेस का मतलब दोनों वाइंडिंग के अंदर करंट फ्लो होने वाला है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो हम लोगों ने सिंपली I1² R1 प्लस I2² R2, कॉपर लॉस हमको पता है कि I²R होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने लिख लिया। अब अगर मैंने इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी साइड लिखा है तो मेरा कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, I1² R01, और मुझे पता है R1 प्लस R2 डैश ही होता है R01। 01 का सफिक्स का मतलब होता है कि आपने प्राइमरी साइड में रेफर किया है, 02 का सफिक्स का मतलब होता है आपने सेकेंडरी साइड में रेफर किया है, ठीक है। तो वहाँ पर R2 तो वैसे रहेगा, आप यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर लोगे तो इंटू K², यहाँ पर डिवाइड बाई K² हो जाएगा। आई होप क्लियर है ये। हम लोग क्या करते हैं अब, हाँ, हम लोग सिर्फ I1² R01 से भी निकाल सकते हैं, I2² R02 से भी निकाल सकते हैं। ये दोनों के दोनों क्या है, आपके कॉपर लॉस ही रहेंगे, ठीक है। अब देखो आपका जो I1 है, और एक चीज़ मैं ट्रांसफार्मर के बारे में बताना भूल गया, ट्रांसफार्मर इज़ ए कांस्टेंट पावर डिवाइस ऑल्सो। कांस्टेंट पावर डिवाइस का मतलब यही होता है कि आपने इनपुट में जितना पावर अप्लाई करके दिया है उतना ही पावर आपको आउटपुट में मिलेगा, उसे थोड़ा कम रहता है लॉसेस वगैरह जाकर। लेकिन अगर हम लोग आइडियल कंडीशन की बात करें तो इनपुट पावर मस्ट बी इक्वल टू आउटपुट पावर, ठीक है। आउटपुट पावर का मतलब KVA रेटिंग, ठीक है, KVA पावर या फिर कुछ भी बोला, कोई बात नहीं। तो KVA रेटिंग का क्या होता है, I1 इंटू V1 होता है। सिंपली मैंने वही लिखा है। अगर मुझे I1 फाइंड करना है
ये जो I1 है ये कंपोनेंट है, मुझे फाइंड करना है, तो मैं कैसे फाइंड करूँगा, बस KVA रेटिंग डिवाइड बाय वोल्टेज कर लेंगे, KVA रेटिंग डिवाइड बाय वोल्टेज कर लेंगे सेकेंडरी साइड का E2, तो आपको I2 मिल जाएगा। ठीक है, जानबूझकर ये बिट यहीं पर डाला है कि आपको रेटेड करंट कैसे फाइंड करना था, आप इस तरीके से फाइंड कर लेते हो। ठीक है, अब ये होता है इसका कंक्लूजन, आपका जो कॉपर लॉस है वो क्या है, स्क्वायर ऑफ द करंट है। ठीक है, मतलब कॉपर लॉसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। सो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, कॉपर लॉसेस एट एनी लोड, मतलब मान लो 50% लोड पे है, 10% लोड पे है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है आपको, x² टाइम्स फुल लोड कॉपर लॉस। आपको देखो मैंने बोला करंट रेटेड करंट आप लोग यहाँ से फाइंड करोगे, मतलब यही आपका फुल लोड करंट हो जाएगा। ठीक है, फुल लोड करंट से आप फ्रैक्शन ऑफ स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको उस पर्टिकुलर लोड पे कॉपर लॉसेस मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब ही अगर आपका लोड है 20% तो आपको कितना सिंपली मल्टीप्लाई करना है, 0.2 का स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉसेस। मान लेते हैं कि फुल लोड कॉपर लॉसेस कितने आपके 20 है। ठीक है, 20 वैट्स है, और अगर आपको पूछा गया है कि मेरा 50% ऑफ द लोड पे आपका कॉपर लॉस कितना रहेगा, तो आपका आंसर 10 वैट नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, 20 इंटू 0.5 का स्क्वायर। यही चीज़ आपको यहाँ पर नोट करना है कि कॉपर लॉसेस आर स्क्वायर ऑफ द करंट। ठीक है, सो मेरे हिसाब से क्लियर है आपको ये। और एक बात आता है कि कॉपर लॉसेस को हम लोग पर यूनिट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब पर यूनिट के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो देखो कैसे करेंगे। देखिए मुझे अगर वोल्टेज ड्रॉप लिखना है तो मैं कैसे लिखता हूँ, I1 R01 अपॉन E1 लिखता हूँ। ठीक है, और अगर मुझे सेकेंडरी साइड में लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा, I2 R02 अपॉन E2 लिखूँगा। ठीक है, और ये बेस वैल्यूज़ हैं, E1 प्राइमरी साइड के लिए E1 बेस वैल्यू और सेकेंडरी साइड के लिए E2 बेस वैल्यूज़। तो ये आप इस तरीके से भी पर यूनिट रेजिस्टेंसेस को लिख सकते हो। और एक बात अभी हम लोगों ने देखा कि कॉपर लॉसेस है, तो कॉपर लॉसेस को कैसे लिख सकते हैं आप, पर यूनिट के फॉर्म में I1 का स्क्वायर R01 अपॉन क्या रहेगा आपका KVA रेटिंग। ठीक है, KVA रेटिंग का मतलब ही क्या रहेगा, E1 इंटू I1 लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अगर हम लोग इसको रीअरेंज कर लेते हैं ना, आपका एक I1 और एक I1 कैंसिल हो जाएगा और आपका जो पर यूनिट कॉपर लॉस है वो क्या दिखेगा, देखो आप I1 R01 अपॉन E1 दिखेगा। इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब ही आपका रेजिस्टिव ड्रॉप, मतलब ही आपका कॉपर लॉस। सो पर यूनिट कॉपर लॉस परसेंटेज कॉपर लॉस इज इक्वल टू परसेंटेज रेजिस्टेंस ऑफ, आप प्राइमरी साइड रेफर करो या फिर सेकेंडरी साइड रेफर करो, रेजिस्टेंस उतना का उतना ही रहता है। ये भी एक बिट है। ठीक है, देखो यहाँ पर मुझे एक ही चीज़ बताना है, ये है कि कॉपर लॉसेस इन पर यूनिट आर एग्जैक्टली इक्वल टू द पर यूनिट रेजिस्टेंस। ठीक है, या फिर पर यूनिट रेजिस्टिव ड्रॉप। पूरा R01 का मतलब पूरा होता है। ठीक है, R02 का मतलब पूरा होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। मैं एट द एंड वापस से लिख के दे देता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं, ये था आपका पूरा कॉपर लॉसेस स्क्वायर ऑफ, ये जो बिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट बिट है, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल बन जाते हैं, तो आपको ये सॉल्व करना है। बस आपको एक ही चीज़ दिमाग में रखना है कि यहाँ पर फुल लोड करंट कैसे कैलकुलेट करना है। तो फुल लोड करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो KVA रेटिंग डिवाइडेड बाय आपका जो वोल्टेज रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस में दो टाइप के लॉसेस आते हैं, एक आता है एडी करंट लॉस, दूसरा आता है हिस्टैरिसीस लॉस। एडी करंट लॉस का क्या है, आपका जो कोर है जिसके ऊपर आपने वाइंडिंग वाउंड करके रखा है, एक कोर के अंदर अगर कोई भी क्लोज पाथ रह जाते हैं तो EMF इसके अंदर भी इंड्यूस हो जाते हैं। कोर का भी कुछ कंडक्टिविटी होता होगा ना, तो उस कंडक्टिविटी की वजह से इसके अंदर EMF इंड्यूस हो जाते हैं, और अगर EMF को क्लोज पाथ मिलता है तो करंट फ्लो होता है। तो एडी करंट्स इस तरीके से फ्लो होते हैं। एक्चुअली एडी करंट्स का मतलब होता है वर्ल करंट्स। आपने वर्लपूल कंपनी सुना है ना, गोल गोल घूमने वाले करंट्स। ठीक है, तो एडी करंट्स आर ऑल्सो नोन एज वर्ल करंट्स। और इस करंट के वजह से कुछ हीटिंग आता है, यही हीटिंग का मतलब है, यहाँ पर कुछ एनर्जी ड्रॉप हुआ ना, मतलब भी एडी करंट लॉस हो रहा है आपका। देखो AC सप्लाई प्रोवाइड करके दिया आपने, कोर में कुछ EMF इंड्यूस हो गए। एक्चुअली कोर के अंदर EMF इंड्यूस नहीं होना चाहिए। EMF कहाँ इंड्यूस होना चाहिए, वाइंडिंग में होना चाहिए, लेकिन सर्टेन पोर्शन कोर के अंदर इंड्यूस हो रहा है। रीज़न है कोर की कंडक्टिविटी। ठीक है, तो उसी के वजह से एडी करंट लॉसेस हो रहे हैं। अगर आपने कोर के अंदर कुछ ऐसा कर दिया कि आपको क्लोज पाथ ही ना मिले तो भी चलेगा। तो हम क्या करते हैं, मान लो एक कोर है आपका, उसके स्लाइसेस बनाते हैं और इस स्लाइसेस के बीच में आप इंसुलेशंस पुटअप कर देते हैं, जो भी अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो क्या हो जाता है,
क्लोज पाथ नहीं मिलेगा तो एडी करंट फ्लो नहीं होता है। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्टैंपिंग। हम लोग कोर को स्टैंपिंग प्रोवाइड करके दे देते हैं, मतलब कोर के छोटे छोटे स्लाइसेस बनाकर उसके बीच में इंसुलेशंस पुटअप कर देते हैं और पूरा कोर को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से एडी करंट को हम लोग कम करते हैं, स्टैंपिंग ऑफ कोर को स्टैंप कर, ठीक है। लेकिन इससे क्या हो जाता है, आपका एक फैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है यहाँ पर, उसका नाम होता है स्टैकिंग फैक्टर। स्टैकिंग फैक्टर का मतलब होता है नेट एरिया अपॉन ग्रॉस एरिया। अब क्या हो जाता है, आपका ग्रॉस एरिया बढ़ जाता है यहाँ पर, क्योंकि आपका एक कोर था, आपने टुकड़े किए, उसके बीच में इंसुलेशन पुटअप किया ना, तो इंसुलेशन की एक जगह बढ़ गई, तो और ऐसे करते करते आपका जो ग्रॉस एरिया था वो बढ़ गया। तो नेट एरिया बाय ग्रॉस एरिया मतलब ही स्टैकिंग फैक्टर होता है, ठीक है। ये चीज़ भी बिट है, आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर जो कॉन्सेप्ट बोला अगर आप वो दिमाग में रह गया तो आपका बात बन गया। और स्टैकिंग फैक्टर का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है, ये भी एक बिट है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हिस्टेरेसिस लॉसेस। हिस्टेरेसिस लॉसेस सिंपली मैग्नेटिक रिवर्सल्स की वजह से आता है। क्या है, चलो हिस्टेरेसिस लॉस का एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं दौड़ रहा हूँ 50 किलोमीटर पर आवर से, मतलब 50 फ्रीक्वेंसी है मेरा, और आपने मुझे बोला कि इंस्टेंटली आप रिवर्स हो जाओ, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा यू टर्न लेकर रिटर्न आना पड़ेगा, ठीक है। एग्जैक्टली कोर भी वही करता है। आपके जो कोर है, जैसे ही आपने फील्ड प्रोवाइड करके दे दिया, फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। मैं दौड़ रहा हूँ, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने मुझे एक इंस्टेंट पे बोल दिया कि यार अब रिवर्स हो जाना है, तो मेरे से होगा क्या? इस इंस्टेंट में आप बोल रहे हैं कि रिवर्स हो जाओ तुरंत से, नहीं होगा ना। तो क्या है, एक्चुअली पाथ कैसा होना चाहिए था, अब देखो यहाँ से निकला और यहाँ गया मैं, ठीक है। पाथ कैसा होना चाहिए था रिटर्न का, आइडियली ऐसा ही होना चाहिए था। अगर मैं एक सुपरमैन हूँ तो मैं सीधा जैसे दौड़ रहा हूँ वैसे ही पीछे आ जाऊँगा, ठीक है। लेकिन वैसे बात है नहीं, तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी जो पाथ है, रिटर्न पाथ, वो ये आ जाता है। अगेन आप मुझे वापस से बोलते हो कि अभी अब वापस से आपको रिवर्स होकर आगे जाना है, तो पाथ तो ये होना चाहिए था, लेकिन मेरे से होगा नहीं ना। ये होता है एक्चुअली मैग्नेटिक इनर्शिया, ठीक है। जो कोर होता है, कोर के अंदर कुछ ओर्स होते हैं, वो ओर्स का इनर्शिया होता है थोड़ा सा, सो वो इंस्टेंटली रिवर्स नहीं हो पाते हैं। एग्जैक्टली जैसे मैं नहीं रिवर्स हो पा रहा हूँ, तो वो एक एरिया बन जाता है। अब क्या है कि पाथ तो यही होना चाहिए था, जाने का भी आने का भी, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा मैंने कितना माइल कवर कर लिया, इतना माइल कवर कर लिया, मतलब ही इसी को हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेसिस एरिया, लूप, कुछ भी बोलो, ठीक है। सो एक्स्ट्रा एनर्जी लग गया ना, मेरा वेस्ट हो गया। तो जितना एनर्जी वेस्ट हो रहा है रादर देन द आइडियल पाथ, वही होता है आपका हिस्टेरेसिस लॉस। आई होप मेरे हिसाब से क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, आपका फील्ड स्ट्रेंथ है, आपने प्रोवाइड करके दिया था, फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन वैसा हो नहीं रहा, यहाँ तक ही बढ़ता है। ये नॉन लीनियरिटी है आपके कोर कम। सो अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर का कोर कैसा है, लीनियर है नॉन लीनियर, तो आपका आंसर सिंपल होना चाहिए कि नॉन लीनियर कोर होता है ट्रांसफार्मर का, ठीक है। अब इसके पीछे कुछ डेफिनेशन से हम लोग वो पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर है 0 पॉइंट और ये है आपका x पॉइंट। यहाँ पर देखो 0 फोर्स प्रोवाइड है, फिर भी आपका फ्लक्स कुछ प्रेजेंट है ना, इसी चीज़ को बोलते हैं रिटेंटिविटी। हम लोगों ने फील्ड स्ट्रेंथ 0 कर दिया है, फिर भी अगर कुछ फ्लक्सेस बन जा रहे हैं, तो ये फ्लक्सेस का नाम होता है रेसिडुअल फ्लक्स। और ऐसे फोर्स के ऊपर जो रेसिडुअल फ्लक्स बोलते हैं, ये जो पैटर्न है, उसको हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी, ठीक है। सो आई होप क्लियर है कि अगर पूछते हैं ड्राइंग में सिंपली रिटेंटिविटी का क्या है, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये आपका रिटेंटिविटी है या फिर रेसिडुअल फ्लक्सेस है, ठीक है। अब और एक चीज़ था यहाँ पर, देखो आपके फ्लक्सेस 0 हो गए, ठीक है, लेकिन आपका फोर्स कितना है, कुछ है, ठीक है। इसको उस तरीके से नहीं, हम लोग कैसे करेंगे, 0x हो गया 0y, ठीक है, यहाँ पर सॉरी, ठीक है। अब देखो क्या है, मेरे फ्लक्सेस कितने हैं, 0 है, लेकिन आपका फोर्स कितना है, -h। इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लक्स था, इसको 0 करने में जितना आपको फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ा, उसको हम लोग बोलते हैं कोएरिजिव फोर्स, ठीक है। सिंपली फोर्स रिक्वायर्ड टू नलीफाई द फ्लक्स टू 0 इज नोन एज, या फिर सिंपली फोर्स रिक्वायर्ड टू नलीफाई रेसिडुअल फ्लक्सेस आर नोन एज कोएरिजिव फोर्सेस। और ये जो डिस्टेंस होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोएरिजिव डिस्टेंस, ठीक है। आई होप क्लियर है। रिटेंटिविटी, कोएरिजिव फोर्स, कोएरिजिविटी और रेसिडुअल फ्लक्स एंड आपका पूरा हिस्टेरेसिस लूप का एक कॉन्सेप्ट। अब ये सारे चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देख लेनी है। आपको ये दोनों बिट्स रटने पड़ेंगे। ये है एडी करंट लॉस का फार्मूला, ये है आपका हिस्टेरेसिस लॉस का फार्मूला। देखो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था फ्रीक्वेंसी। आप मुझे जितना फास्ट कम ज़्यादा रिवर्स होने बोलोगे, उतना ज़्यादा मेरा एनर्जी वेस्ट होगा। अब मुझे थोड़ा धीरे से आराम से बोलो, मैं कर पाऊँगा, ठीक है। सो हिस्टेरेसिस लॉसेस आर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्सेस, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी। जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा फ्लक्स डेंसिटी उतना एरिया बढ़ते जाएगा, जितना एरिया बढ़ा उतना एनर्जी वेस्ट हुआ मेरा, और मेरे ओर्स का भी, मैग्नेटिक ओर्स का भी, और आपका लॉस होगा। ठीक है, अब ये दोनों कंपोनेंट इसमें थे। और ये है वॉल्यूम। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको वोल्टेज बोल लेते हैं, ये है वॉल्यूम ऑफ द कोर। सो जितना आपका कोर का डेंसिटी है, वॉल्यूम है, उसी हिसाब से तो आपके ओर्स भी रहेंगे। जितने ज़्यादा ओर्स है तो उनको उतना ही दिक्कत होता है रिटर्न होने में। ठीक है, अब देख लेते हैं एडी करंट लॉस, BM स्क्वायर मतलब फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर, F का स्क्वायर, और ये है थिकनेस। ठीक है, आपका कोर का थिकनेस। ठीक है, स्टैंपिंग के थिकनेस। जितने आप स्टैंपिंग बनाओगे उतने अच्छा, जितने छोटे छोटे स्लाइसेस बनाओगे उतने स्टैंपिंग्स बनाओगे उतने अच्छा है। लेकिन अगर आप स्टैंपिंग्स को ज़्यादा बना देते हो तो आपका ट्रांसफार्मर का मेकिंग चार्ज बढ़ जाता है। तो कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू स्टैंपिंग्स इतने बेनिफिशियल नहीं होते, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर आपको एडी करंट लॉसेस और हिस्टैरिसीस लॉसेस को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पर आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको स्टैंपिंग्स प्रोवाइड करके देना पड़ेगा कोर को। यहाँ पर अच्छे से अच्छा मटेरियल का मतलब है हाई परमेबिलिटी मटेरियल यूज़ करके देना पड़ेगा, ताकि वो फास्ट रिवर्सल्स कर पाए। ठीक है, आई होप लॉसेस क्लियर है आपके। मैं इसके ऊपर एक चार्ट बना के देता हूँ, और उसी चार्ट को हम लोग को फॉलो करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस फॉर वेरियस कंडीशंस, 4 कंडीशंस है, उसको हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो A दिख रहा है ये कांस्टेंट है, आपके B दिख रहे हैं ये कांस्टेंट है, A B ये सारे कांस्टेंट्स हैं, पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। ये जो B दिख रहा है, A दिख रहा है, ये कांस्टेंट्स है। कांस्टेंट्स का मतलब है ये आपका देखो ट्रांसफार्मर एक बार बन गया तो उसका थिकनेस चेंज नहीं होने वाला, चलो बात खत्म ही हो गया। ट्रांसफार्मर एक बार बन गया तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला, तो बात खत्म हो गया। तो यहाँ पर ये B आता है, ये A होता है, और ये स्टीफेंस कोएफिशिएंट, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट होती है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोकस हमारा वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर रहेगा। और एक चीज़ आपको एक नोट कर लेना है, आपका जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स डेंसिटी होता है, वो क्या होता है आपका फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है, और आपका जो फ्लक्स है उसी का मतलब V/F होता है। ठीक है, ये अगर बिट आपको क्लियर है तो आप ये सारे फॉर्मूलेज कर सकते हो आराम से। सो सिंपली मैं बोल दूंगा कि फ्लक्स डेंसिटी का मतलब क्या होता है मेरा, वोल्टेज बाई फ्रीक्वेंसी। चलो देखते हैं। अब आपको पता है जो फर्स्ट बिट है आपका कि आपका जो V/F है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, सो एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस के दोनों के फॉर्मूले लिखे हुए हैं यहाँ पर। एडी करंट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B² F² T²। अब V/F कांस्टेंट है, इसका मतलब B, मतलब ही आपका B max कांस्टेंट है। ठीक है, तो पिक्चर में सिर्फ और सिर्फ कौन रहेगा, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर लिखा है। वेयर एज यहाँ पर भी देखो B max कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इसीलिए आपका यहाँ पर जो फॉर्मूला बना है एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस, वहाँ पर दोज आर ओनली डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। अब इस केस में V/F कांस्टेंट है, अगर V/F उसने कांस्टेंट मेंटेन कर लिया तो आपके एडी करंट लॉसेस और हिस्टैरिसीस लॉसेस दे विल बी ओनली डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, दे विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज। ये आपके फर्स्ट कांस्टेंट बिट में से आपको क्लियर हो जाता है। अगर यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो आपका आयन लॉसेस मतलब ये एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस दोनों के दोनों कैसे इंक्रीज हो गए और आपका रीडिंग दिखेगा ज़्यादा। ठीक है, अब देखते हैं कि V/F अगर कांस्टेंट नहीं है तो कैसे करना है। अब इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 1.6 सिलिकॉन स्टील का पुटअप करना पड़ेगा। V/F रेज़ टू 1.6 और F रेज़ टू कितना रहेगा, सिर्फ 1 रहेगा, इसीलिए वहाँ पर F था ना 1 माइनस 1.6 कितना आ गया आपका 0.6, और यहाँ पर V1 रेज़ टू 1.6 एज इट इज़ मेंटेन्ड है। अगर आपको नहीं समझा है तो मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपली B रेज़ टू 1.6 है ना, इसी का मतलब V/F रेज़ टू 1.6। ठीक है, इनटू ऑलरेडी एक फ्रीक्वेंसी है वहाँ पर, सो 1.6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0.6। वो नीचे की साइड में ऊपर में लिखना है, इसीलिए मैंने माइनस 0.6 लिखा है। तो आपको ये केस एज इट इज़ लिख लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंडेंट है और आपका वोल्टेज पर भी डिपेंडेंट रहेगा। वेयर एज यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर आप वोल्टेज कम करो ज़्यादा करो उससे मतलब नहीं, बस कांस्टेंट नहीं है यही देखना है मुझे। सो यहाँ पर आपके एडी करंट लॉसेस जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, दे आर ओनली डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज। ये जो बिट है ना, ये बिट बनता है अगर मेरा V/F कांस्टेंट नहीं है
तो सिंपली देखो क्यू V अपॉन एफ का स्क्वायर हो गया, एफ स्क्वायर कैंसिल और सिर्फ वोल्टेज बनता है। ये बिट इतना इंपॉर्टेंट और इतना कंफ्यूजिंग है। अरे सिंपली बोलते हैं कि V बाय एफ मेरा कांस्टेंट नहीं है, उस केस में अगर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो मेरा एडी करंट लॉसेस पे क्या इफेक्ट रहेगा? तो आपकी एडी करंट लॉसेस विल बी इंडिपेंडेंट, नो चेंज एट ऑल। ये एक बिट आपको दिमाग में रख लेना है, ठीक है। अब सेकेंड है, आपने सिर्फ वोल्टेज कांस्टेंट रखा है और फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया है। अगेन आपको यही सारी चीज़ें करनी है। यहाँ पर मैंने कंक्लूजन्स डायरेक्टली ड्रॉ करके रखा है कि आपके आयन लॉसेस बढ़ेंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा है, मैंने वोल्टेज कम कर दिया है, तो आपके जो आयन लॉसेस है वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। लॉजिक आपका वही का वही मेंटेन रहेगा। बस आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है कि आपका जो फ्लक्स डेंसिटी है उसी का मतलब V/F होता है। अगर आपको ये क्लियर है, आप उस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर लेते हो, वोल्टेज जहाँ पे वोल्टेज कैंसिल हो रहा है वहाँ पे वोल्टेज, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो रहा है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी, आपको आंसर मिलते जाएंगे, ठीक है। और ये पूरा का पूरा चार्ट रटना पड़ेगा, तब जाके हमको लॉसेस के ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल सॉल्व करते आएंगे, ठीक है। और एक बिट याद रखना, एक्स स्क्वायर वाला बिट, ठीक है। और एक बिट लास्ट में याद रखना, उसको रेजिस्टेंस, पर यूनिट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू परसेंटेज कॉपर लॉसेस, परसेंटेज रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू परसेंटेज कॉपर लॉसेस। ये बिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार रिपीट करो। दैट्स इट फॉर द ट्रांसफॉर्मर फॉर द डे। वी विल कंटिन्यू विथ टेस्टिंग्स लाइक ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, आयन लॉसेस कैसे फाइंड करें, कॉपर लॉसेस कैसे फाइंड करें, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन एडी करंट लॉसेस, हिस्टेरिकल लॉसेस। ऑल दिस टॉपिक्स आर पेंडिंग, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।